नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। यूपी विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। इसी बीच तमाम एजेंसियों ने सर्वे करके लोगों के मूड का रुझान भी देना शुरू कर दिया है। सी वोटर के एक सर्वे में नए नतीजे राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। इसके मुताबिक ताज़ा हालात में बीजेपी का ग्राफ गिरता दिख रहा है। इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलता दिख रहा है। यूपी में कुल 403 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 213 से 221 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि बीजेपी की प्रतिद्वंदी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के पास 152 से 160 सीटें आती दिख रही हैं। इसके अलावा बसपा से 16 से 20 और कांग्रेस को 6 से 10 प्रत्याशी ही विधायक बनते दिख रहे हैं। इससे पहले सर्वे में बीजेपी को 241 से 249 सीटें मिलती दिख रही थी, यानी नए सर्वे में पार्टी की लगभग 30 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के खाते में 130 से 138 सीटें जाती दिख रही थी, जिसमें करीब 20 सीटों का इजाफा दिख रहा है। इससे समाजवादी पार्टी का ग्राफ साफ तौर पर बढ़ता दिख रहा है। वहीं सी वोटर के चुनाव पूर्व सर्वेक्षण के नवीनतम दौर से पता चलता है कि बीजेपी की जीत की राह कठिन होगी। सर्वे में उत्तर प्रदेश में भगवा पार्टी की जीत की भविष्यवाणी की गई है और चुनाव पूर्व हुए इस सर्वेक्षण में ये संकेत मिलते हैं कि बीजेपी और उसके सहयोगी राज्य में अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब होंगे। हालांकि पार्टी को लगभग 108 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ती दिख रही हैं। गौरतलब है कि इस समय यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफ़ी तेज हैं। जहां एक तरफ बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार उत्तर प्रदेश में डेरा जमाए हुए हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी लगातार चुनावी रैलियों से दम भर रहे हैं। अगर बात कांग्रेस और बीएसपी की करें तो यहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी तो जरूर कुछ जनसभाएं कर रही हैं और वो जनता के बीच पहुंचकर अपनी पकड़ मजबूत करने में भी लगी हुई हैं, लेकिन ये अभी नाकाफ़ी दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती अभी इस रेस में कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। इसके अलावा छोटे दल जैसे ओपी राजभर की पार्टी सोहेल देव, सुभाषपा और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम भी रण में है, लेकिन अभी तक ये पार्टियां कहीं रेस में दिखाई नहीं दे रही हैं। हालांकि जनता इस बार किसकी ओर झुकती है, ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही बीजेपी से, नगेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी से और राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले नगेंद्र जी आपके पास आते हैं। ये जो पलड़ा है, इससे ज़्यादा बहुत खुश होने या नाराज होने या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा उत्साहित होने की अभी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी आमने सामने आएंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के कामों के सामने आपका क्या ऐसा घोषणा पत्र या क्या ऐसा आधार है कि आप उसके काम को नीचे करके अपनी चीजें ऊपर कर सकते हो? ऐसी क्या चीज है आपके पास, ऐसा क्या चमत्कार है? चंद्रशेखर त्रिशूल जी, जिस सर्वे पर आज हम और आप लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं, हम लोग इससे कहीं अच्छा करने जा रहे हैं। जहाँ तक हमारे कार्यक्रमों की या हमारे लीडर के संबंध की बात है, ये सर्वे तो अब आया है या इससे पहले भी आया था। जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में। जिस तरह से समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन के साथी जो जनता के बीच में है और जनसभाओं के माध्यम से, समाजवादी विजय यात्रा के माध्यम से, सम्मेलनों के माध्यम से जनता की जिस तरह से भागीदारी हमारे और हमारे गठबंधन के साथियों के कार्यक्रमों में हो रही है, उससे हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति उत्तर प्रदेश की जनता में बेचैनी है और उस बेचैनी का हिसाब जो है 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के गठबंधन को विजय के साथ हिसाब भारतीय जनता पार्टी से जनता चुकता करे।
जहाँ तक हमारे कार्यक्रमों की बात है, हमारे कार्यक्रमों का जो शुरुआत वहीं से होती है कि बहुत बड़ा विरोध है जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति, क्योंकि 2017 में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण करके सत्ता को हत्या, उस सच को लोग जान चुके हैं और उस सच को जानने के बाद जनता का मन बदलाव का है, और जब उत्तर प्रदेश में जनता बदलाव का मन बना चुकी है हमारे पक्ष में आएगा, ऐसा हमारा विश्वास। अश्विनी शाही जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से हम ये सवाल पूछ चुके हैं कि जो काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है उसके बाद आपके पास ऐसा क्या काम है जो सरकार पर भारी पड़ जाए। अब यही सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो आपने किया है, अब ऐसा दूसरा कौन सा चैप्टर होगा जिसको आप कंटिन्यू करके और बड़ी उपलब्धियां या बड़ा एजेंडा बता सकते हैं। अच्छा राहुल जी, अब ये जो परिणाम सर्वे और ये सब चीज़ें, ये फ्लैक्चुएशंस जो हैं वो आते रहेंगे। यहाँ तो दरअसल आलू और प्याज पे सरकार गिर जाती है, सरकार बन जाती है। तो अब ये कैसे देखा जाए कि पार्टी का एजेंडा और विकास ये कहाँ पूरी एक आपसे पूरी इसकी वो समझना चाहते हैं, समीकरण कैसे कैसे बदलेंगे अब आगे उत्तर प्रदेश में। देखिए चंद्रशेखर त्रिशूल जी, जो उत्तर प्रदेश चुनाव है वो चुनाव अपने काफी निर्णायक मोड़ पे आ चुकी है। देखिए उस सर्वे की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि सर्वे वो एक तरह से वो तीसरा चरण है उस सर्वे का जो उन्होंने जारी किया। हर महीने जो है सितंबर से वो सर्वे जारी कर रहे हैं, तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो सितंबर के समय अगर हम लोग उस सर्वे को देख रहे थे तो उस समय भारतीय जनता पार्टी उस सर्वे में काफी ज्यादा मजबूत हो रही है, और जैसे जैसे इलेक्शन के समय आगे आता चला जा रहा है तो उस सर्वे में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी मजबूत दिख रही है। एक तो ये चीज, उस सर्वे में जो कुछ चीजें जो कि हम लोग जमीन पर भी देख रहे हैं, जो सर्वे दिखा रहा है उसमें कुछ चीजें हम लोग को बिल्कुल समानता नजर आ रही है। इसलिए सर्वे को हम लोग थोड़ा भरोसेमंद मान रहे हैं कि एक तरह से सामान्य लोगों के बीच में भी जब हम लोग जाते हैं तो बहुजन समाज पार्टी कहीं कहीं एक तरह से इलेक्टोरल रेस तो उस तरह से अब नहीं बची है, वो जनता के ख्वाहिश से नहीं बची है। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जो इन दोनों ने जो गठबंधन बना है वो गठबंधन ही मूलतः जो है कि इन्हीं दोनों के बीच में एक तरह से द्विपक्षीय मुकाबला होता हुआ दिख रहा है। तो ये सब कुछ क्षमताएं हैं जो जमीन पर घट भी रही है और उस सर्वे में अस्पष्टता वो दिख भी रहा है। क्योंकि आप देखिए ना तो कांग्रेस को उसमें कोई ज्यादा सीट दी जा रही है, बहुजन समाज पार्टी की सीट, और वो तीसरे चरण में यानी कि जो नवंबर का, इसके पहले अक्टूबर और सितंबर में भी उन दोनों पार्टियों की स्थिति वही थी, उसमें एकदम बिल्कुल दिख रहा है कि जो सीटें बीजेपी की घट रही है तो वो सीट कहीं कहीं समाजवादी पार्टी के पास जा रही है। तो रही सर्वे की बात। लेकिन अब हम लोग आते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो जमीनी स्थिति है क्या है। उत्तर प्रदेश के जमीनी स्थिति में जो सरकार का दावा है कि जैसे अभी उत्तर प्रदेश के आप पूरा का पूरा जो भी सरकार के प्रतिनिधि हैं वो लोग एकदम लॉ एंड ऑर्डर का मामला बना रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम काफी मजबूत लॉ एंड ऑर्डर दे रहे हैं और हमने विरोधियों को बिल्कुल पहुंचा दिया अपने जगह। उसमें कुछ नाम भी बताए जाते हैं। राहुल जी, आपसे जवाब जारी रखेंगे, पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना भ्रष्टाचार मुक्त भारत का और उसे साकार करती हरियाणा सरकार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से 400 से ज्यादा महिला और पुरुष की सब इंस्पेक्टर के पद पर पारदर्शी भर्ती। पूरा फेयर सिलेक्शन था सर, इसमें कोई धांधली नहीं है। जो मैंने मेहनत की थी सर वो मेरे आगे आई है। जो पहले कभी नहीं हुआ हरियाणा में वो अब हो रहा है। मिल रहा है राज्य की महिलाओं को भी समान अधिकार। जब चयन की प्रक्रिया हो पारदर्शी तो न सिफारिश काम आती है और न ही भ्रष्टाचार। अपन ने बस 150 रुपए फॉर्म के भरे थे, उसके अलावा अपन ने 1 रुपया भी किसी को नहीं दिया। किसान का बेटा या फिर मजदूर या रिक्शे वाले की बेटी जब अपने तन पर खाकी सजाएंगे तो पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार राज्य के युवाओं को समर्पित है। फर्क साफ है क्योंकि नीयत साफ है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी आपके पास आते हैं। एक और भी बात इसमें है कि जो छोटे दल हैं उनकी भूमिका क्या रहेगी? जी मैं पहले वाला हिस्सा को पूरा करके फिर आपके इस प्रश्न पे भी आ रहा हूँ। मैं कह रहा था कि भाजपा अपने एकता से उपलब्धि के अंतर्गत बता रही है कि उन्होंने अपराधियों को ठिकाने लगा दिया, लेकिन अब देखिए इस पूरे मामले का अगर हम लोग तह में जाते हैं कि अपराधियों को ठिकाने लगा दिया, क्या स्थितियां हैं इसकी लॉ एंड ऑर्डर को लेके, तो अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा की स्थिति को आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश जो 2017 में विधानसभा बनी उसमें से 403 में से 143 विधायक जो है वो आपराधिक प्रवृत्ति के थे, और उसमें से एडीआर के आंकड़े बता रहा हूँ 143 में से 114 विधायक भारतीय जनता पार्टी के ही आपराधिक प्रवृत्ति के थे। तो जब आपके पूरे एमएलए ही और जो सरकार में ही अगर लोग इतने सारे इस प्रवृत्ति के शामिल हैं तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसे सही होगी? और यह स्थिति हम लोगों को देखी चंद्रशेखर त्रिशूल जी। देखिए लखीमपुर लखीमपुर का जो पूरा घटनाक्रम रहा, वो घटनाक्रम क्यों घटा? वो घटनाक्रम अभी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो काफी महंगा पड़ रहा, उसका कारण केवल एक चीज रहा कि 25 सितंबर को जो गृह राज्य मंत्री हैं जो कि देश के इतने बड़े ओहदे पे, वो ये बयान देते हैं कि भाई आप हमारे पृष्ठभूमि को याद रखिए, यानी लोगों को बता रहे अपना पुराना पृष्ठभूमि वो याद करा रहे थे कि मैं एमएलए, सांसद, विधायक, मंत्री बाद में हूँ, मैं पहले क्या था। तो आपराधिक पृष्ठभूमि के ऊपर उनको ज्यादा गर्व था और वहीं से किसानों के साथ वो टकराहट की स्थिति आई। तो ये तो रही था। आप जब लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर मामले पे बातचीत करते हैं तो ये स्थिति आपके सामने में आती है। दूसरी चीज के लिए सरकार लगातार दावा करती है कि भाई दंगे नहीं हो रहे हमारे यहाँ पे, जबकि एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देखिएगा 17, 18, 19, अगर इन तीनों सालों के आंकड़ों को आप देखिएगा हजार में 2017 में अश्विनी जी आपके आंकड़े 7,000 से ऊपर के आंकड़े हैं एनसीआरबी में। 2018 कहाँ दंगे हुए हैं? कहाँ दंगे हुए हैं? देख लीजिए अभी भी आप अपने मोबाइल में। राहुल जी दंगे कहाँ हुए हैं भाई? क्या अभी बता दे रहा हूँ ना, 5 फरवरी 2020 आपके माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान मैं ही याद दिला दे रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जी के बयान का। उन्होंने कहा था कि पिछले 6 महीने में 100 से ज्यादा दंगों की घटनाएं घटी हैं, योगी जी का बयान है। तो मैं कह रहा हूँ कि दंगे का जिक्र नहीं किया कहीं उन्होंने। बिल्कुल जिक्र दंगा हुआ ही नहीं है प्रदेश में। मैंने उस डिबेट में भी भाग लिया। अपने हर भाषण में कहते हैं कि 4.5 साल में एक भी दंगे नहीं हुए। कहाँ हम मान ले भाई राहुल जी? कहने से क्या होगा? देखिए अभी यही चीज तो मैं कह रहा हूँ कि आपके जो दावे कहने से नहीं कुछ होगा तो भाई आपके कहने से हम मान ले। हमारे कहने से क्यों होगा? एनसीआरबी के आंकड़े तो आप लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? आप एनसीआरबी के 2017 के आंकड़ों को खोल के देख लीजिए। दंगे कहीं नहीं हुए हैं। 8,000 से ऊपर के दंगे रिपोर्टेड हुए हैं 2017। अरे कहाँ 8,000 से ऊपर दंगे? अरे फर्जी भ्रम मत फैलाइए राहुल जी। फर्जी भ्रम नहीं राहुल जी, आज कांग्रेस का कोई नहीं है तो मतलब क्या आज कांग्रेस के सारे दंगे हमारे ऊपर आ जाएंगे क्या? और सपा के मैं क्यों दूंगा? 2019 के आंकड़े आपके 5,500 से ऊपर के आंकड़े, मैं आपको सही बात बता दे रहा हूँ। अरे कहाँ हुए हैं भाई? अब आप सुनिए, आप नोएडा में रहते हैं, अपने अगल बगल बता दीजिए कहीं दंगे हुए हो। हम पूर्वांचल में रहते हैं, मध्यांचल में रहते हैं, कहीं दंगे नहीं हुए हैं। कहाँ हुए हैं? जाके खोज लेकिन आपकी पुलिस ने मामले दर्ज किया और ये मामले दर्ज हुए हैं। एनसीआरबी के आंकड़े राहुल लाल तो अपने घर में नहीं बना रहा है। कहाँ से ले आएंगे? राहुल जी अश्विनी जी से पूछ लेते हैं। अश्विनी जी, जो राहुल जी कह रहे हैं वो कितना सही है कितना गलत है आप बता दीजिए। दरअसल वो आंकड़ों की बात कर रहे हैं, आप तो आंकड़ों के ऊपर आधारित पूरा अपना सब कुछ एजेंडा रखते हैं कि हर एजेंडे में आंकड़ा होता है, तो आंकड़े एनसीआरबी के आंकड़े कैसे नकारे जा सकते हैं? वो सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिए आप। देखिए चंद्रशेखर जी, किसी एनसीआरबी के आंकड़े में कोई भी दंगे का कोई आंकड़ा नहीं है। महिला अपराध में राजस्थान अव्वल है, राहुल जी बताते हैं उत्तर प्रदेश अव्वल है। ये तो अक्सर कहते हैं हमसे, लेकिन वो नहीं पढ़ते हैं कि राजस्थान अव्वल है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में रोड हेल्ड अप और डकैती की घटनाएं 0 है, ये नहीं कहते हैं। अभी तक होती थी जो ये एक्सप्रेस वे बना है, समाजवादियों ने जो बनवाया है, यहाँ से बढ़िया एक्सप्रेस वे बनवाया है। उस पर जब हम लोग की सरकार आई थी, उसके आने के पहले जब ये चालू किए थे तो रात में कोई जाता नहीं था, कार्रवाई लगती थी उसमें, वहां पर चोरी डकैती छिनैती सब होती थी। तो ये सब घटनाएं सारी बंद है। हाँ, ये सर्वे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज। और आज देखिए राहुल जी, सर्वे पर आंकड़ों की बात करिए। आप एनसीआरबी के आंकड़ों को आप मानते हैं? दंगों को लेकर एनसीआरबी के आंकड़े तो मैं रख रहा हूँ। मैं राहुल लाल अपने घर के आंकड़े नहीं बता रहा हूँ। आप उसको दंगे का कोई आंकड़ा मुझे नहीं मिला है, मुझे भेज दीजिएगा अगर कोई आंकड़ा होगा तो आपके पास। देखिए दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो सर्वे हुआ है, सर्वे में बहुत से सर्वे होते हैं जो सही होते हैं जी,
बहुत से होते हैं जो कभी कभी पलट जाते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। तो सर्वे अभी है या अनुमान है, लेकिन अनुमान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है जी। दूसरा, अभी जो हमारा वोट परसेंटेज इसमें दिखाया गया है वो 41% दिखाया गया है जी। हम पिछले चुनाव में हम 39 पॉइंट कुछ परसेंट वोट पाए थे। हाँ, समाजवादी पार्टी का इसमें 31% वोट बढ़ा है, बहुजन समाज पार्टी का वोट थोड़ा घटा है, जो सर्वे की चीज है मैं वो बोल रहा हूँ जी। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर 30% से ऊपर के लोग कानून व्यवस्था को अपना आधार मान रहे हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। उस पर ये लोग जो है, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। 14% लोगों ने माना है कि राम मंदिर बन रहा है। तो आंकड़े अगर देना है तो इस तरीके से अगर देंगे तो बहुत सी चीजें, अभी भी हमारी सरकार बनी रही है, इसमें हमको बहुत खुश होने की बात नहीं है और बहुत जो है हमको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमने अपना जब भी जो लक्ष्य रखा, पहले भी लक्ष्य रखा कि हम 50% तक वोटर पहुंचाएंगे, हमने 2019 में 50% पहुंचा दिया, लगभग 0.1% से कुछ कम रह गया था। अब हम अगर 50% इसमें भी पहुंचाने की स्थिति में आते हैं तो फिर हम 300 से ऊपर सीट जीतने की उसमें स्थिति में रहेंगे। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किए हैं वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के काम किए हैं, और आज जो है हम चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना रहे हैं या पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो बना रहे हैं, ये प्रदेश के लोगों के विकास के लिए। हम मैं कहता हूं समाजवादी पार्टी लोगों ने ये एक्सप्रेस वे बनाया है, अच्छी चीज है। उस पर अब ये लोग भी जब बना कर गए थे तो 22 महीने में बनाए थे, लेकिन ना उसमें कोई पेट्रोल पंप था ना कोई वो था, वो सब हमारी सरकार आने के बाद बना, लेकिन योजना इनकी सरकार की थी, हो सकता है पैसा भी हो रहा हो, लाइटें नहीं लगी थी उसमें। तो चीजें कोई सरकार करती है तो प्रदेश के बेहतरी के लिए करती है और अच्छा है, मैं मानता हूं। आज चंद्रशेखर जी मैं कहना चाहूंगा कि जो विकसित देश है, इसमें राहुल जी भी शायद सहमत हो हमारी बात से, जो विकसित देश है उनमें सबसे ज्यादा हाथ एक्सप्रेस वेज का होता है। भारत में, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूं, 2000 किलोमीटर एक्सप्रेस वे नहीं था। तो जब अटल जी की सरकार आई थी तो ये स्वर्ण चतुर्भुज योजना बनी थी, उसके बाद वो ठप हो गई। उसके बाद हम लोगों ने लगभग 10,000 किलोमीटर का लक्ष्य लेकर हम लोग चले हैं और अब पहुंचने के करीब है पूरे देश में, और 25,000 किलोमीटर का लक्ष्य है एक्सप्रेस वे बनाने का, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर चल रही है। आज पूरे देश में 2 नोड बनाए गए हैं, जो डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए हैं, एक तमिलनाडु में बनाया जा रहा है, एक उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। अब देखिए उससे कितने उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार के अवसर, हेलीकॉप्टर, मिसाइल, टोपी, बेल्ट, जितना चीज बनता है, काफी चीजें यहाँ पर बनेंगी। तो आने वाले दिनों में उसका कुछ टाइम लगता है, ये चीज हम कर रहे हैं। बुंदेलखंड में पानी नहीं था, हम बुंदेलखंड में 23 रुपया 20 रुपया समाजवादी सरकार ने वहां पर आत्महत्या वाले किसानों को घर पे दिया है। हम लोगों ने हर घर को जल से जोड़ा है वहां बुंदेलखंड में, हमने ये काम किया। अश्विनी जी एक सवाल करें आपसे। अश्विनी जी, छोटे छोटे उपचुनावों को भी राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा गया पूरे देश में। अब ये ऐसी क्या मतलब एक परिवर्तन हुआ है, आपका हृदय परिवर्तन हुआ है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को आप क्षेत्रीय मुद्दों से जोड़ के लड़ रहे हैं? कहीं उपचुनाव विधानसभा का भी हुआ तो राष्ट्रीय मुद्दों पर आपने जोड़ दिया, लेकिन अब ये क्या परिवर्तन हुआ है आपका? जो अब डेटा जो निकल के आया है अभी आपकी चर्चा में, आपने पूरी तरह पूर्वांचल को अलग कर दिया, बुंदेलखंड को अलग आपने डेटा दे दिया, ब्रज का अलग अभी डेटा दे देंगे, और जो सेंट्रल यूपी है उसका अलग डेटा दे देंगे, पश्चिमी यूपी का अलग बता देंगे। तो ये कैसे परिवर्तन हुआ है, ये जरा समझाइए हमको। चंद्रशेखर जी देखिए, हम लोगों ने चतुर्दिक काम किया है। यही अखिलेश जी नोएडा नहीं जाते थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी। मायावती जी बिजनौर नहीं जाती थी, मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी, नोएडा नहीं जाती थी। एक अकेले मुख्यमंत्री हैं जो एक नोएडा की मैं बात कर रहा हूं तो कम से कम 15 बार गए होंगे, और पूरे प्रदेश में जितने जिले हैं 3-3 दौरा तो हो ही गया होगा उनका। उनको कोई डर नहीं है, सारे मिथ तोड़ डाले हैं उन्होंने। और हर जगह, चाहे पश्चिम हो, ब्रज हो, बुंदेलखंड हो, पूर्वांचल हो, मध्य हो, सब जगह काम किया है हमने बांटा नहीं है, हमने काम किया है। और जो डबल इंजन की सरकार है, आप जो कह रहे हैं कि आपका हृदय परिवर्तन है, हम चाहे भी तो हम कैसे छोड़ेंगे? हमारी तो डबल इंजन की सरकार है। आज हम केंद्र की काफी चीजों पर आधारित हैं। राहुल जी मैं आपके पास आऊंगा। नागेंद्र सिंह जी, ये जो क्षेत्रीय मुद्दों की बात चल रही है,
तो कहीं क्षत्रपों से खतरा है या क्षत्रपों से सावधानी बरतनी है, और या फिर उत्तर प्रदेश का वोटर बहुत स्मार्ट है, वो जानता है चीज़ों को कि कैसे निर्णय लेना है, तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश का और केंद्र का जो नेतृत्व है, जिस तरह से जनभावना बन रही है, दिख रही है, उससे बेचैनी और उन गड्ढों को भरने का प्रयास किया जा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अलग अलग तरह की बातें कही जा रही है। जहाँ तक प्रश्न अभी हमारे मित्र अश्विनी जी कह रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, जो हमारे मित्र राहुल लाल जी एनसीआरबी के आंकड़े दे रहे थे, उनको भी झुठला रहे थे, जिसको जिन आंकड़ों को कोई भी देख सकता है। मैं एक प्रश्न यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में कहूँगा, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर गौर करें भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी, तो उनको उनका सत्य सामना हो जाएगा। अगर मैं वानगी दूं, अभिलेख माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लखीमपुर खीरी कांड में जो जांच चल रही है, जिन जांचों को ये कहते हैं कि हम घटनाएं होती हैं उनकी जांचें बड़ी तीव्र करते हैं, उसमें जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आई है वो इनकी जांच का पर्दाफाश करते हैं। खास तौर से अभी मात्र इतना हाई प्रोफाइल केस है, पूरा देश स्तब्ध था, पूरा किसान स्तब्ध था, आम जनमानस स्तब्ध था, 23 गवाहों की गवाहियां हुई और उसमें जिस तरह से लीपापोती की जा रही, तो इनकी कानून व्यवस्था को लेकर जो नीति है और जांच को लेकर नीति है, उस पर समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणी आई है। नागेंद्र सिंह जी, आपने बीजेपी की बुराइयां सुन ली, राहुल लाल से राहुल जी ने जो कहा कि सारी बुराइयां सुन ली, उन्होंने ये भी कहा था कि अपराधी कितने विधायक बने हुए हैं, तो आपके हाथ भी दूध से तो धुले हुए नहीं हैं। अब आपको भी ये संकल्प लेना होगा। आप भी कहते रहे, आपके अध्यक्ष ने कहा ठोको राज चल रहा है, तो अपराधियों के साथ तो आपकी भी जो मिली भगत है, वो अगर आप भी ये संकल्प लें कि अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, तब राहुल जी की बात का समर्थन करना आपके लिए जायज बनता है। निश्चित रूप से ये बड़ा अच्छा प्रश्न केंद्र में लेके आए राहुल जी, और हमारे जो नेता हैं पार्टी के, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, पहले 5 साल मुख्यमंत्री रही हैं, उनकी जो अपराधियों को लेकर जो नीति है बड़ी साफ है और बड़ी बेबाकी से जो विरोधी दल के नेता हैं वो भी ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द कैमरे से अलग हटकर जब बात करते हैं तो इस बात की प्रशंसा करते हैं कि अखिलेश जी का राजनीति के अपराधीकरण को लेकर स्पष्ट दृष्टिकोण है कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं होना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं ये भी कहूँगा राहुल जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कि इस पर एक सर्वदलीय पहल होनी चाहिए और हमारी समाजवादी पार्टी उस पहल में पहला कदम रखने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से आप घोषणा पत्र में सम्मिलित कीजिएगा, आप नागेंद्र सिंह जी घोषणा पत्र में सम्मिलित कीजिएगा कि एक भी अपराधी को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी टिकट नहीं देगी। राहुल जी, आपराधिक कृत्यों में फौजदारी के हों या आर्थिक अपराधी हों, उन लोगों को बिल्कुल राहुल जी, जीवन से ये जो स्वच्छता की बात चलती है राजनीति में, मैं इस चीज को स्वीकार बिल्कुल नागेंद्र जी आपके पास आएंगे। राहुल जी, ये स्वच्छता की बात चलती है राजनीति में, ये राजनीति में एक आडंबर चला आ रहा है, ये जो राजनीति की दुर्भिसंधियां हैं, आपको लगता है इससे अपराधीकरण दूर हो जाएगा? देखिए नागेंद्र जी जो चीज कर रहे हैं, अगर वो इसको करते हैं तो मैं तो उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। कम से कम कोई भी पार्टी इसकी शुरुआत करे। यहाँ पे तो अश्विनी जी भी बैठे हुए हैं। देखिए हर समय हर किसी को एक नया प्रयोग करना चाहिए और समाज और देश के लिए जो है कि राष्ट्रवादी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो उन्हें भी एक तरह से ऐसी ये भी कोई अगर प्रतिबद्धता करता है तो मैं यकीन मानिए कि देश और समाज बड़ा ही जो है कि स्वागत की स्थितियां करेगा इसका। पहला चीज तो ये कि हम लोग इस मामले में अब तक तो स्थितियां ये रही कि राजनीतिक पार्टियां इस बारे में बोलती बहुत है, करती कम है। तो चलिए आगे वो दिख जाएगा। अब तो कुछ समय में टिकटों का आवंटन होगा तो फिर हम लोग देखेंगे कि क्या स्थितियां हैं इस बार टिकट बंटवारे में जी। दूसरा चीज यहाँ पे देखिए कई तरह की चीजें कही गई। देखिए मैं इस बात को मानता हूँ अश्विनी जी के इस बात को कि इनके केंद्र में जो
गडकरी जी हैं, उनका कामकाज काफी अच्छा रहा है, इसलिए इस बात से मैं सहमत हूँ कि उन्होंने राजमार्गों का निर्माण किया, प्रतिदिन का उन्होंने गतिविधियां भी बढ़ाई है, तो ये गडकरी जी का काम अच्छा रहा है, इसे हर कोई स्वीकार करता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। लेकिन अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश के फिर से मूल जगहों पे फिर से मैं वापस आता हूँ। देखिए अभी हम लोगों ने देखा था, आपने जो सवाल पूछा कि भाई अलग अलग सेक्शन वाइज का कहाँ से जो है कि चीजें हो रही हैं, इन्होंने बताया कि काम इतने हो रहे हैं चतुर्दिक के हर सेक्शन वाइज हम अपने कामों की उपलब्धियों की गिनती करा रहे हैं जी। लेकिन स्थिति यह है कि अलग अलग जो सेक्शन है उत्तर प्रदेश में, वहां पे एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां हैं। उदाहरण के लिए पश्चिमी यूपी की चुनौती अलग है इनकी कि यहाँ पे किसान आंदोलन चल रहा है, उस कारण से भारतीय जनता पार्टी परेशानी में है वहां पे। पूर्वांचल में अलग चुनौतियां है वहां पे। पूर्वांचल में चुनौती अगर हम लोग देखते हैं कि जो ब्राह्मणों की नाराजगी का मामला है वो आपको पूर्वांचल में दिखेगा। जो जाति समीकरण 2017 में इन्होंने काफी शानदार ढंग से सोशल इंजीनियरिंग बनाया था, गैर यादव को छोड़ के बाकी ओबीसी जातियों को उन्होंने जोड़ा था, और उन सबों की लामबंदी हुई थी उस सरकार में, काफी जबरदस्त लामबंदी हुई थी, और इनको पूर्वांचल के 164 में से 115 सीटें मिली थी। और मैं बता दूं कि पूर्वांचल की काफी बड़ी भूमिका है, जहां पे कल प्रधानमंत्री जी जो है कि उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इस बार इनके पूरे रणनीति को कहीं कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो उसको प्रयोग करते हुए नजर आ रही है। ओम प्रकाश राजभर उनके साथ है, अन्य दूसरे ओबीसी जातियों को, चूंकि इन्होंने देखिए एक चीज कहा था, भारतीय जनता पार्टी बहुत पुराने पहले से कहती थी कि ओबीसी आरक्षण, ओबीसी जनगणना का समर्थन करते थे। तमाम बयान आपको 2018 तक के मिलेंगे। लेकिन अभी इन्होंने जब पूरा सत्र नहीं चल पा रहा था तब उसमें ओबीसी से संबंधित संविधान संशोधन पारित भी कराया था। लेकिन जब ओबीसी गणना नहीं होगी, जब कोर्ट में आप किसी को आप ओबीसी घोषित करेंगे, तमाम तरह की चीजें करेंगे, तो फिर ये समस्या आती है कि आंकड़े कहां से आएंगे, और आंकड़े आने के लिए गणना आवश्यक होता है। तो ओबीसी के बीच में ये इनको उस समस्या को भी इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा कि इस असंतोष को कैसे करेंगे। इन्होंने संजय निषाद जी के साथ समझौता किया हुआ है, लेकिन वो भी लगातार कह रहे हैं कि आपको हमारे मांगों को पहले स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें, ये तो मैं बता रहा हूँ जाति समीकरण को लेकर जो पूर्वांचल की चुनौती है। इसलिए ये कभी क्या प्रयास करते हैं कि पश्चिमी का भरपाई हम पूर्वी से करेंगे, पूर्वी का भरपाई हम बुंदेलखंड से करेंगे, ये स्थिति आपको नजर आएंगी। अभी मैं बता दे रहा हूँ कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कैराना की यात्रा पर कैराना गए हुए थे, और वहां पे वो कुछ लोग, भारतीय जनता पार्टी का दावा था कि जिन पलायन के बाद जिनकी वापसी हुई वहां पे उनके पास मिलने के लिए भी गए थे। बाबू हुकुमदेव सिंह जो कि वहां पे वो वहां गए थे, उन्होंने 346 परिवारों का आंकड़ा दिया था कि पलायन के बाद 346 परिवारों का पलायन हुआ है। अब उनकी जो सुपुत्री है, उनकी बेटी के बाद वो स्थानीय भाजपा के बड़े नेता भी हैं, अब वो आंकड़ा दे रहे हैं कि 25 परिवार आ गए हैं। तो अगर पलायन हुआ 346 लोगों का और 25 परिवारों की वापसी में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के अनुसार ही, तो फिर आप देख लीजिए सफलता का अनुपात क्या है। तो आप जितने भी अलग अलग सेक्शंस पे आप देखेंगे तो चुनौती है बीजेपी के लिए, भले ही अश्विनी जी उन चुनौतियों को ना माने। नहीं, अंदर तो तैयारी कर ही रहे होंगे, आपको थोड़ी बताएंगे, हमें थोड़ी बताएंगे सारी बात, समाजवादी पार्टी को थोड़ी बताएंगे सारी बात कि क्या तैयारी चल रही है क्या नहीं चल रही है। लेकिन अश्विनी जी चुनौतियां तो है इस समय, इस बार चंद्रशेखर जी चुनौतियां हर बार होती हैं, पिछली बार भी थी, उसके पहले भी थी, नहीं सुनिए 2017 में भी थी, 2 लोग मिले थे, 2019 में भी 2 जोड़ी मिली थी। तो सब चुनौतियां तो थी। कितनी तेज हाहाकार मचा था प्रदेश में कि 2 पार्टियां बुआ बबुआ की जोड़ी मिल जाएगी तो हम लोग परला ढा देंगे, हमारा वोट परसेंटेज 50 हुआ और फिर हमारे सांसद जीते। बात उसकी नहीं है, चुनौतियां हैं, थी और हमेशा रहेंगी, मगर हमारा जो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हम उस हिसाब से काम करते हैं। हम सबको साथ लेकर चलते हैं, तो जनता ने हमको भर भर के आशीर्वाद दिया, और फिर आप देखिएगा हमको फिर भर भर के आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि 500-500 रुपए बांटकर समाजवादी पार्टी गोरखपुर और कुशीनगर में जो रैली कर रही थी उसका भी भांडाफोड़ हो चुका है। जो भीड़ दिखा रहे थे मीडिया वाले कि ये भीड़ हो गई है, राहुल जी भी खुश हो गए कि बहुत भीड़ हो गई है वहां। अब 500-500 रुपया जो दीपक अग्रवाल का पर्ची कट रही थी वो पूरे देश ने देखा है, तो उसको कहने की जरूरत नहीं है। अरे भाई आप सुन लीजिए राहुल जी, मैं सुन लेता हूँ, उसके बाद आप बोल दीजिएगा। मैंने बस एक छोटा सा बीच में प्रश्न जोड़ा, आप ही बोलिए, आप ही की बात। नहीं कोई बात नहीं। तो इसमें फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपने मजबूत इरादों के साथ, अपने मजबूत कामों के साथ
आज क्यों कहना पड़ रहा? मैं तो खुलेआम कह रहा हूं, अच्छे इच्छा शक्ति से कह रहा हूं कि एक एक्सप्रेसवे अगर समाजवादी पार्टी ने बनाया तो प्रदेश का विकास हुआ, अच्छा है, बनना चाहिए, काफी जिले जुड़े। आज जो है क्यों उसी पर फीता काटने के चक्कर में आज पुष्प वर्षा करेंगे और उधर रैली करेंगे? यमुना एक्सप्रेसवे मायावती जी ने बनाया, जाकर अखिलेश जी ने फीता काटा था, क्यों? तो ये राजनीति ये लोग करते हैं। हम लोग बड़े चुपचाप तरीके से, आज हमारी परिकल्पना थी हर जिले को एक मेडिकल कॉलेज देने की, हम लोगों ने उसकी शुरुआत कर दी। एम्स हम लोगों के उसमें स्थितियां बनी, अब जा रहे हैं। बताइए, समाजवादी पार्टी के, सुन लीजिए राहुल जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अंग्रेजी थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ लिए हैं तो बोलते हैं वो मेगावाट की बिजली, और ये मुख्यमंत्री जी को नहीं बोलने आएगा। वहां जाने के बाद कुशीनगर गए थे स्वर्गीय बाबू गेदा सिंह जी, तो क्या कह रहे हैं? गेदा लाल, पढ़ लीजिएगा उनका वो जो माला चढ़ा रहे थे कि गेदा, किसान नेता गेदा लाल की मूर्ति पर माला चढ़ाते हुए, जब ये पता ही नहीं है कि उसके वो इलाके की विभूति कौन है और कौन गेदा सिंह जी है, उनका क्या योगदान रहा किसान में, कैसे करेंगे? हवाई ये जो ट्विटर वाला वार जो होता है ना, ये यहाँ पर बैठकर विक्रमादित्य मार्ग पर कोठी में बैठकर वो ट्विटर वार वाले हो गए हैं, और भीड़ जुटाने के लिए लोकल नेता पैसा लेकर जनता को ले आएंगे, भीड़ हो जाएगी, हाथ हिलाते हुए चले आएंगे। ये स्थिति है आज। चंद्रशेखर जी, आपको अभी आने दीजिए चुनाव, देखिए भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर किस तरीके से हावी होती है और इनको पीछे करती है। राहुल जी, हम तो शुरुआत से इस बात को लेके चल रहे हैं कि ये उतार चढ़ाव होता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन मतदाता के पास एक चीज़ है, भरोसा लोकतंत्र के प्रति। तो उसमें बीजेपी कैसे भरोसा दिलवाएगी कि हम दोबारा आएँ? समाजवादी पार्टी कैसे कहेगी कि मौका दो? और जो बसपा का अभी जो परफॉर्मेंस कार्ड है वो लगातार कमज़ोर चल रहा है, छोटे छोटे दल अपना अपना दावा ठोक रहे हैं अपने अपने इलाकों में, तो ये कैसे होगा कि जनता के पास कैसे जाएंगे? देखिए, जनता काफी लोकतंत्र में काफी होशियार है। आप देख लीजिए कि मैं जनता की बात करूं, 2007 में जनता ने जो है एक तरह से काफी अच्छे से पहली बार बहुमत, उसमें लंबे समय के बाद बहुमत की सरकार जनता ने बनाई, एक तरह से बहन मायावती जी के साथ, 12 में बनाई समाजवादी पार्टी के साथ, और 17 में फिर जो है कि बीजेपी आई है, 325 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ आई है। तो ये स्थितियां रही है। लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूं, आपको मैं बता दूं कि अश्विनी शाही जी जो कह रहे हैं कि भाई चुनौतियां हमेशा रहेंगी, 2017 की स्थिति और 2022 की स्थिति में एक अंतर है। 2017 में जनता इस मुद्रा में थी अश्विनी जी कि आपको आजमाया जाए, क्योंकि तमाम तरह की चीजें उसमें, केंद्र में भी आपकी योजनाएं काफी चल रही थी शानदार ढंग से, और आप यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश में भी आप प्रकट हुए। लेकिन अब आज के समय में 4.5 वर्ष का आपका एक तरह से उत्तर प्रदेश का भी अब आपका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, 7 वर्ष जो है कि लगभग केंद्र सरकार का भी बीत चुके हैं, और ऐसे समय में कई सारे बड़े आर्थिक सवाल खड़े हो चुके हैं जनता के पास। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, तमाम दूसरी समस्याएं, अब महंगाई को मैं बार बार कह रहा हूं, ये महंगाई काफी बड़ी समस्या है इनके लिए। इन्होंने जरूर, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई, प्रदेश सरकार ने भी घटाई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी डीजल पेट्रोल के मूल्य सामान्य जनता के लिए वो परेशानी बने हुए हैं। साग सब्जी कुछ भी लेने के लिए चले जाइए। मैं तो यहाँ तक देखता हूँ कि कई सारे जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हमें कह देते हैं अश्विनी जी कि हम लोग नहीं बोल सकते, सामान्य जनता का सामना करना पड़ता है। आप अगर टीवी चैनल के डिबेट में जा रहे हैं तो कृपया महंगाई का मामला जरूर बोल दीजिएगा, थोड़ा वो इलेक्शन में और कम हो जाए तो हम लोगों के लिए सुविधाजनक स्थिति हो जाएगी। तो ये स्थितियां हैं महंगाई को लेकर। अब इस चुनौती का क्या सामना है? तो अब अच्छी बात है कि अश्विनी जी ये चीज कहते हैं कि चुनौतियां हमेशा रहेंगी और हम लड़ने के लिए तैयार है, पॉलिटिकल पार्टीज को लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं स्थितियां धीरे धीरे, जो समाजवादी पार्टी कॉर्नर में थी, अखिलेश यादव, वो अब धीरे धीरे उभर के सामने में आ रहा है उत्तर प्रदेश के राजनीति में। इस यथार्थ तस्वीर से भी हम लोग इनकार नहीं कर सकते। नागेंद्र सिंह जी, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। अपराधी जिस दिन गरीब आदमी को परेशान करता है, उससे पैसे लूट लेता है, उसे मारपीट करता है, तो उसका धर्म वहाँ समाप्त हो जाता है। और ऐसे अपराधियों के संग राजनीतिक दल अगर उनको महिमा मंडित करते हैं, उनको सत्ता के ताज पहनाते हैं, सत्ता के गलियारे में ये एक खुला लाइसेंस देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अब आप अपना संकल्प कैसे दोहराएंगे जब अगर आपके ऊपर बात आएगी? तो कह चुका हूं, फिर दोबारा कहता हूं
कि व्यवस्था में परिवर्तन की और राजनीति के अपराधीकरण और माफियाकरण को लेकर एक स्पष्ट नीति देशव्यापी बननी चाहिए। समाजवादी पार्टी पक्षधर है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के हमारे अभी मित्र कह रहे थे कि हमारी जो लाखों की भीड़ है वो उनको चिंतित कर रही है, उसको लेकर जो टिप्पणियां कर रहे हैं, कुछ लोग चंद लोगों को लाया जा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जब जनता आती है तो उसके कारण है। और हमारी जो समाजवादी विजय यात्रा है उसमें भीड़ का कारण किसान है। किसान का आंदोलन पूरा देश देख रहा है। बेरोजगारी है, महंगाई है, कोरोना के हालात है, और कोरोना में इलाज मिलना और ऑक्सीजन मिलना तो दूर की बात है, लोगों को जो सब मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार की व्यवस्था तक भी ये सरकार नहीं कर पाई है। और कोरोना जब पीक पे था उस समय का जो डाटा है मृत्यु दर का, उसको आज तक एक्सपोज नहीं कर पाई है। दूसरी, जो बेलगाम अफसरशाही है, कस्टडियों में मुठभेड़ होती है, निश्चित रूप से अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर पुलिस सुरक्षा में, पुलिस अभिरक्षा में मौतें होती हैं अभियुक्तों की, तो निश्चित रूप से जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको लेकर प्रश्न चिन्ह उठता है। दूसरी बात, जो बदलाव के कारण दलित समाज और पिछड़ा समाज दोनों में बड़ी बेचैनी है। अगर दलित समाज, महिला सशक्तिकरण की बहुत बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो दो ही उदाहरण दूंगा, हाथरस का और आगरे का। उसका क्या घटनाक्रम हुआ, जांच किस तरह से हुई, सरकार के लोगों का क्या रुख रहा, ये अपने आप में बयां करता है। दूसरी बात, जिस तरह से बहुत तेजी से, ठीक है उदारीकरण का दौर है, वैश्वीकरण का दौर है, लेकिन जिस तेजी से, बहुत तेजी से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उससे जो सार्वजनिक उपक्रम और सरकारी उपक्रम है उनमें रोजगार घट रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन है नहीं। तो जिन लोगों के सामाजिक न्याय के लिए, आर्थिक स्वावलंबन के लिए, राजनीतिक चेतना के लिए जिस चीजों को दिया जाना चाहिए था, वो सारे रस्ते बंद किए जा रहे हैं। और ये जो किसान का मुद्दा है और महंगाई का मुद्दा है, ये दो मुद्दे ही भारतीय जनता पार्टी की सत्तारूढ़ सरकार ना 22 में झेल पाएगी, ना 24 में झेल पाएगी। इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है, जब आप सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, किसान बहुत बड़ा वर्ग है, उसकी बात क्यों नहीं सुन रहे, उसको रिजोल्व क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा नागेंद्र जी, क्यों नहीं बढ़ रहे? नागेंद्र जी, 4.5 साल में ऐसी कोई बात आपको दिखी योगी आदित्यनाथ सरकार की कि वो काम या ये काम अच्छा किया है इन्होंने, या कोई काम नहीं किया? हम अपने विपक्षी दल होने के दायित्व का बराबर निर्वहन कर रहे हैं। सदन में जब कोरोना का दौर था, अगर सरकार ने कहीं विपक्षी दल होने के नाते जो सहयोग मांगा है उसको सहयोग हमने दिया है। साथ ही साथ जहां सरकार अधिकतर मामलों में निरंकुश नजर आई है तो हमने उसका प्रतिरोध किया है। नहीं, एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं नगेंद्र जी, जो भारतीय जनता पार्टी के मतलब उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जैसे अभी राहुल गांधी जी कह रहे थे 4.5 साल बाद एक परिवार पाया जो पलायन हो गया था, वापिस आ गए, तो यानी कि नहीं ये सवाल फिर वही जाना चाहते। नहीं नागेंद्र जी सुनिए, आप बात को, सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि 4.5 साल में कोई ऐसा काम दिखा आपको कि योगी सरकार ने किया अच्छा है? कोई एक काम दिखाओ ऐसा। दिखावा किया है, कोई काम नहीं कर पाई, कोई काम नहीं कर पाई। सिर्फ दिखावे में एतबार रहे, दिखावे में इनका एतबार रहा। हम इनकी कार्यप्रणाली, इनकी प्रशासनिक क्षमता अश्विनी जी पूरी तरह से सुनती। देखिए चंद्रशेखर जी, देखिए इसके लिए भी एक बड़ा दिल चाहिए। मैंने अभी नागेंद्र जी के सामने, राहुल लाल जी के सामने और आपके सामने कहा है कि इन्होंने अगर एक सड़क बनवाया है अपनी सरकार में तो ठीक है, अच्छा है, सड़क बना है, प्रदेशवासी उसका लाभ उठाएंगे, अच्छा काम है, तो बड़ा दिल होना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग संकीर्णता में जीते हैं।
संकीर्ण दिल है, इसलिए तो अभी तक चाचा भतीजा का मिलन नहीं हो पाया, इतनी संकीर्णता परिवार में है। तो अभी आप देखते रहिए, आने वाले दिनों में एक काम आपने पूछा, इन्होंने कहा कोई काम ही नहीं किया। कुछ दिन बाद ये लोग कहेंगे कि हम जो है नासा हमारा स्थापित किया हुआ है और चांद पर पहला हमने भेजा था, कुछ दिन बाद ये लोग कहेंगे। लेकिन नागेंद्र जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये उत्तर प्रदेश की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है। अभी देखिए, एक इसके पहले बिहार में चुनाव हुआ, लालू यादव जी की पार्टी में कितनी भीड़ होती थी, सभाओं में देखिए भीड़, अपरंपार भीड़ होती थी। रिजल्ट आया तो क्या हुआ, एनडीए की सरकार बनी वहां। कहां अभी आप लोग ईवीएम पर रोएंगे, अभी चुनाव आयोग को गाली देंगे, अभी तो शुरू हो रहा है आप लोगों का ईवीएम, चुनाव आयोग, अभी रोना चालू हो जाएगा। अंत तक जाते जाते फिर से उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, अस्पताल के मुद्दे पर, कोरोना में किए हुए बेहतर कामों के मुद्दे पर, सब कुछ के मुद्दे पर आपको पीछे छोड़ने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का काम करेगी। बिल्कुल अश्विनी जी, बिल्कुल। राहुल जी एक बात आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, तमाम राजनीति, तमाम चर्चाएं अपनी जगह हैं, लेकिन कहीं जब गरीब कोई आदमी चाय की दुकान लगा रहा हो और शाम को कोई गुंडा आके उससे पैसे छीन ले या उसे लूट ले, या भय हो रहने में, और अगर उस भय को कोई समाप्त कर रहा है या उस भय का कहीं खात्मा कर रहा है, उसको किसी धर्म से जोड़ा जाए, कहीं जात पात, कहीं क्षेत्रवाद से जोड़ा जाए, तो ये क्या सच में ऐसा हुआ है? ये आपसे जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है कि अपराधियों का सफाया हुआ है या नहीं हुआ है? उत्तर प्रदेश के शुरुआती समय में जब ये सरकार बनी, उस समय शुरुआत के समय में काफी अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर पे काम चल रहा था, इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जब इन्होंने पुलिस को छूट दे दी इनकाउंटर करने की कि भाई आप आराम से कीजिए, तो आप देखिए कि फेक इनकाउंटर्स की बाढ़ सी आ गई और कई अपराधी छोड़ दीजिए, अपराधी आप कहां से खोजिएगा? राहुल जी आपका जवाब लेंगे, पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना भ्रष्टाचार मुक्त भारत का और उसे साकार करती हरियाणा सरकार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से 400 से ज्यादा महिला और पुरुष की सब इंस्पेक्टर के पद पर पारदर्शी भर्ती। पूरा फेयर सिलेक्शन था सर, इसमें कोई धांधली नहीं है। जो मैंने मेहनत की थी सर, वो मेरे आगे आई है। जो पहले कभी नहीं हुआ हरियाणा में, वो अब हो रहा है। मिल रहा है राज्य की महिलाओं को भी समान अधिकार। जब चयन की प्रक्रिया हो पारदर्शी, तो न सिफारिश काम आती है और न ही भ्रष्टाचार। अपन ने बस 150 रुपए फॉर्म के भरे थे, उसके अलावा अपन 1 रुपया भी किसी को नहीं दिया। किसान का बेटा या फिर मजदूर या रिक्शे वाले की बेटी जब अपने तन पर खाकी सजाएंगे, तो पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार राज्य के युवाओं को समर्पित है। फर्क साफ है, क्योंकि नीयत साफ है। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज।
तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हम राहुल जी के पास चलते हैं। राहुल जी अपना जवाब दे रहे थे। हाँ, मैं चंद्रशेखर जी मैं कह रहा था जी कि उत्तर प्रदेश पुलिस का ही अपराधीकरण हो गया, जिसमें कि शाही साहब आपत्ति व्यक्त कर रहे थे। मैं बता रहा हूँ क्यों। अब आप बताइए, मनीष गुप्ता का क्या दोष था? वो तो कानपुर से गोरखपुर का विकास देखने के लिए गए थे, लेकिन आखिर वो कहां से चपेट में आ गए? चलिए, लोकल स्तर के पुलिस ने अगर उस तरह का अपराध कर भी दिया तो मानता हूं कि ये हो सकता है, निचले स्तर पे पुलिस में व्यापक रिफॉर्म्स की जरूरत है। लेकिन वहां के डीएम और एसएसपी उनकी पत्नी के ऊपर किस तरह का दबाव बना रहे थे, वो तो हम लोगों ने वो पूरा ऑडियो और वीडियो पूरा का पूरा वीडियो देखा है उसका। एक तरह से उनको कह रहे थे देखिए न्याय की लड़ाई कितनी मुश्किल है। चलिए एक जगह को उस घटनाक्रम को छोड़ देते हैं, आ जाइए आप कासगंज के मामले में। अब कासगंज के एसएसपी जो चीज बयान दे रहा है कि भाई 2.5-3 फुट पे कोई जो है कि 5.5 फुट 6 इंच का व्यक्ति कोई आत्महत्या कर लेगा, वो थ्योरी कहीं से भी स्वीकारी है। तो अलग अलग हिस्से में पुलिस के जो बड़ी अधिकारी हैं, निचले स्तर के अधिकारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप उनके बयानों को देखिए। और जैसा कि मैंने कहा, हाथरस के घटनाक्रम में वहां पे एक बड़ी पुलिस अधिकारी ने उन सभी पत्रकारों के ऊपर, जिन भी पत्रकारों ने कहा कि अभियुक्ता जो है कि जो पीड़ित है उसके साथ रेप या गैंगरेप शब्द का प्रयोग किया, उन सबों के ऊपर उसमें एफआईआर दर्ज हुआ अश्विनी जी उस समय। लेकिन बाद में सीबीआई अपने चार्जशीट में उसी मामले को लेकर चल रही थी। थोड़ा सा आप करेक्ट कर दूं। अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राहुल जी सुन लिया, राहुल जी जोड़ लीजिए अपने उसमें। जी राहुल जी, मतलब आप तो इस तरीके से जो पेश किया आपने कि इसके पहले राम राज्य हुआ करता था, किसी के घर में ताले नहीं लगते थे, कुंडियां और दरवाजे नहीं होते थे। मैं एक उदाहरण देता हूँ, अभी कैराना की बात बता रहा हूँ आपको। जिस मुकीम लाला की दहशत चलती थी वहां और लोग पलायन करने पर मजबूर थे, उसी का आदमी था। माननीय योगी जी गए उस जिले में, फुरकान नाम था उसका, याद कर लीजिए। और योगी जी के जाने के पहले जमानत तुड़वा कर अंदर चला गया। किसके डर से? मेरे डर से नहीं, आपके डर से नहीं, यहाँ के शासन प्रशासन और योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर से डर के गया। मुख्तार अंसारी क्यों नहीं आ रहे थे एरोपोर्ट जेल से? क्यों नहीं आ रहे थे? आ जाते। चलिए मैं सुन लिया सब आप जो कहना चाहते हैं, लेकिन आप बता दीजिए। हिम्मत नहीं। दूसरी चीज, और एक तरीका चला है चंद्रशेखर जी, एक नया तरीका उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूँ या हिंदुस्तान में देख रहा हूँ, इसमें जैसे हमारे राहुल भाई हैं, इनके टाइप कुछ, अरे सुन लीजिए, आप उनके बताइए ना। मैं कह रहा हूँ ना कि राहुल जी जैसे विशेषज्ञ जो हैं, जो टेलीविजन पर चैनल पर आते हैं, वो मीडिया पर इस कदर जो है एक ट्रायल करते हैं कि जैसे इनको पता है कि फोरेंसिक भी एक्सपर्ट ये है, ये जो है क्राइम एक्सपर्ट भी है, पोस्टमार्टम एक्सपर्ट भी है, सबको कैसे मारा गया, सबको कैसे लटकाया गया, सब। अरे तो संविधान का आप लोग दुहाई देते हैं, तो संविधान पर तो भरोसा करिए, यहाँ के शासन प्रशासन और पुलिस पर भरोसा करिए। एक घटना पर सबको कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता है। ये घटना अगर गोरखपुर में हो, अभी परसों है, अभी पिछले सप्ताह ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के बारे में टिप्पणी की। आपके अधिकारी काफी अहंकारी है, आप बताइए। जांच का रिपोर्ट किसी को, सरकार को, और उसी विरोध करते करते मोदी विरोध से शुरू हुआ, अब योगी जी ने सबके नाक में दम कर रखा है, तो अब योगी विरोध भी शुरू हो गया इस तरीके से। सब लोगों ने ये देख रहे हैं, नैरेटिव सेट किया गया है, ये गलत नैरेटिव है। अश्विनी जी, राहुल जी का सवाल आप सुन लीजिए और उसका वही जो जवाब वो चाह रहे हैं, या वो जवाब उसका वो एक उचित जवाब वो दे दीजिए। राहुल जी अपना सवाल आप दोहराइए। ना, मेरा सवाल ये है कि चलिए मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो ये तो अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह एक मामले की सुनवाई में उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को लेकर कहा कि अधिकारी काफी अहंकारी हैं। अब ये बताइए, इसका अब सुप्रीम कोर्ट में भी मैं ही अपने तरफ से दे देता हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। जवाब और ये जो बड़े कुछ उदाहरण घटनाओं के दिया है मैंने। राहुल जी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। मैंने माना है कि राहुल जी, सुप्रीम कोर्ट एक अच्छी है, लेकिन वहां के जज लोग भी जो है एक हामी और आम इंसान हैं। जब किसी के अपने रिश्तेदार के कबूतर पर, वो सोसाइटी में कबूतर के खिलाफ फैसला दे सकते हैं, दही हांडी की लंबाई नाप सकते हैं, तो उनके उस पर जो है चीजों को देखते रहिए, आता है फैसला। एक कहेंगे दूसरा, नहीं सुन लीजिए, अरे सुनिए भाई, सुन लीजिए, पूरा हो जाने दीजिए राहुल जी, पूरा हो जाने दीजिए राहुल जी पूरा। एक थोड़ा सा कहना चाह रहे, लखीमपुर कांड हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण था। उत्तर प्रदेश शासन के लोग लखीमपुर गए,
वहां पर उस परिवार के मांग पर न्यायिक जांच की मांग मानी गई। एक जज जो प्रदीप कुमार नाम था उनको अपॉइंट भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि नहीं, एक दूसरे जज से जांच कराई जाएगी। क्यों? उनको अपने हाईकोर्ट के जज पर भरोसा नहीं था। सुनिए बात क्या था? अरे 302 के मामलों में ऐसे नोटिस देने का, आमंत्रण पत्र देने का होता है। आप ये तो सोचने के वही बात कर रहे हैं। जब जज प्रदीप कुमार नाम आ गया कि रिटायर्ड जज के से जांच कराई जाएगी, न्यायिक जांच होगी, तो फिर उस वहां के जज साहब को याद आ गया कि दूसरा जज कहेगा चंडीगढ़ हाई कोर्ट का और अभी भी देखिए आप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भ्रम मत फैलाइए, भ्रम मत फैलाइए, जाने दीजिए, भ्रम मत फैलाइए, नरेटिव मत कीजिए आप लोग गलत। देश को जो हो रहा है सब बढ़िया हो रहा है। सर्वे पर बात चल रही है, सर्वे में भारतीय जनता पार्टी अभी भी बेहतर है और आगे हम लोग मेहनत करके और बेहतर होंगे। और वो एजेंडा क्या होगा अश्विनी शाही जी, कि कैसे मतदाता को ये भरोसा हो कि आप दोबारा आएंगे तो ये चीजें हल हो जाएंगी? हमने काम किया है, काम हमारा दिख रहा है। हम जो है बताने की बात नहीं है। यही लोग कहते थे कहाँ है, कौन सा इन्होंने एक्सप्रेसवे बना दिया है, उद्घाटन कल हो रहा है। बुंदेलखंड का 75% काम पूरा हो गया है। तो हम खाली सड़क की बात नहीं कर रहे हैं, हम अस्पताल पर काम किए। कोरोना में इतना बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ 24 करोड़ लोगों का, सबसे कम मौतें हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौत हुई है, उसको कोई नहीं कहेगा। राजस्थान में और पंजाब में कितनी मौतें हुई हैं, वहां नहीं कहेंगे। ठीक है, जो हिंदू धर्म है अंतिम क्यों उसको नहीं कहेंगे? ये चीजें बेहतर तरफ ले जाती है। आज जो है राशन मार्च तक फ्री दे रहे हैं अपने लोगों को। राहुल जी राशन मार्च तक फ्री दे रहे हैं। अब कहाँ है आप? हम मकान दिए, सबसे ज्यादा मकान दे चुके हैं। शौचालय हमने दिया ही है, उज्ज्वला योजना हमने लागू किया है। कहाँ है आप? अरे राहुल जी, नागेंद्र भाई को इतना बोलना चाहिए। आपको प्रवक्ता होकर विपक्ष चलाई, आप तो राजनीतिक विश्लेषक न होकर प्रवक्ता हो गए। देखिए नागेंद्र भाई कितने धैर्य से सुन रहे हैं। मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि एक हमारा प्रतिद्वंदी प्रवक्ता धैर्य से सुन रहा है। लेकिन ये बुरा भी लग रहा है कि एक राजनीतिक विश्लेषक जो है आज राजनीतिक प्रवक्ता बना हुआ है। क्या बात है? देखिए अश्विनी जी, बुरा तो नहीं लगना चाहिए। सवाल लोकतंत्र में एक दूसरे का सवाल तो सुनना चाहिए, लेकिन नैरेटिव से देखिए, आप अपने जगह चंद्रशेखर जी हैं, आप 100 सवाल करें। आज जज की भूमिका में आप हैं, आप एक निर्णय अंत में देंगे। हम लोग अपना पक्ष रखने आए हैं यहाँ। राजनीतिक विशेषज्ञ आकर नैरेटिव सेट करके और कहे कि कोई काम नहीं अच्छा हुआ है, आपने ये खराब कर दिया। भाई विश्लेषण करिए आपका विश्लेषण एकदम से जो है कांटे की तरह होना चाहिए, ना इधर झुके पौधों में इधर झुके। अब तो ठीक है, ये कौन सी बात है? मोदी विरोध करते करते आप लोग देश विरोध करना शुरू कर देते हैं, योगी विरोध करते करते आप देश विरोध करना शुरू कर देते हैं। ये गलत बात है। बिल्कुल अश्विनी जी, समय समाप्त हो रहा है। अश्विनी जी आपका, नागेंद्र जी, राहुल जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। जैसे जैसे सर्वे और जैसे जैसे चुनाव की गाड़ी आगे बढ़ेगी, निश्चित रूप से कहीं कहीं उतरेगी, कहीं पटरी से चढ़ेगी, लेकिन फिर अंत में ये तय होगा कि आखिर गाड़ी किस ओर जा रही है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।